क्या अब भी इसके आईपीओ में कोई विश्वास करेगा? क्योंकि इसके एक दूसरा ओला इलेक्ट्रिक ने तो लोगों को परेशान किया है। तो क्या होगा, उसके आईपीओ जो ये लाएंगे उस पर विश्वास नहीं होगा। इतनी सारी खतरनाक चीजें बता दी, पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये मामूली झड़प थी जी। एक दो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में और उनके पापा जी आए, ये मामूली झड़प थी जी। इतनी खतरनाक हेडिंग आती है, युद्ध हो गया, वो हो गया। आप जब तक के कंपनी के बारे में ना समझे तो तब तक के आपको तुक्के नहीं मारने की अच्छी है, बेकार है। क्योंकि अगर आपको किसी ने कहा कि ये कंपनी आप देख लो, तो इसका मतलब आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। इतने कस्टमर के टेंशनों के बाद, इतने प्रॉब्लम आने के बाद भाविश अग्रवाल की ओला के एक नए स्कूटर को सरकार से मंजूरी मिलना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ओला की। क्या ओला आईपीओ ला सकता है? आप भी चौंक गए होंगे कि सर ओला को तो पहले आईपीओ है, पर उसका जो एक कैब का बिजनेस है ओला कंज्यूमर, उसके बारे में वो आईपीओ लाने की सोच रहा है। उससे क्या रणनीति निकल सकती है ओला इलेक्ट्रिक के लिए, वो समझेंगे। ओला क्या सुधार की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है ओला इलेक्ट्रिक, ये समझेंगे, न्यूज़ है। और दूसरी बात करेंगे कि इतनी मुसीबतों के बाद, इतने कस्टमर के टेंशनों के बाद, इतने प्रॉब्लम आने के बाद भाविश अग्रवाल की ओला के एक नए स्कूटर को सरकार से मंजूरी मिलना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसके ऊपर भी आज हम बात करके चलेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं योगेश जी, यहाँ पढ़ लेना। उन्होंने बड़े प्यार से कहा है कि थोड़ी जानकारी चाहिए अशोका बिल्डकॉन के ऊपर। मैं पहली बार इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और इसकी रणनीति मैं कल से ही समझ रहा था, देख रहा था, और आज भी कुछ समझी है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मुझे ज्वाइन भी कर रखा है। अगर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं तो ये कारोबार और आगे तक बढ़ सकता है। ज्वाइन बटन आपके सामने है। अगर आप मेरी वीडियो को हाइप करना चाहते हैं, अलग अलग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोगों का और साइकोलॉजी बढ़े, तो आप हाइप के पॉइंट को भी दबा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कमेंट के साथ साथ। तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं और देखा जाए तो हर बार ही कमेंट करते हैं। आज इन्होंने पहली बार किसी कंपनी के बारे में समझने का मौका उनको चाहिए, तो मैं वो मौका ढूंढ के लाया हूँ इस कंपनी के बारे में समझने का कि क्या कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है, क्या कंपनी अब विस्तार कर रही है। वो सारी रणनीतियों को आज हम अशोका बिल्डकॉन की महत्वपूर्ण एनालाइज के साथ समझ कर चलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई भी उद्देश्य शेयर के अंदर खरीद बेच का नहीं है, बल्कि समझाने का है, जानने का है कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मतलब क्या, मतलब जो हम बाज़ार में वर्क कर रहे हैं वहाँ आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से हमें समझना है, कंपनी कब तक ख़राब है, कब तक अच्छी है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो इन सारी बातों में बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटे, जिस तरीके से कहा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखा जाएगा कि भैया अभी तक तो कुछ पता ऐसा लगा नहीं, फिर भी कुछ न्यूज़ आई है जो टेंशन के विषय बता रही है। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे है, तो इस 3 दिन के अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। उसके बारे में भी आज हम बातचीत करके चलेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको एक चीज़ समझनी है, वो ये चीज़ है कि आप जब तक के कंपनी के बारे में ना समझे तो तब तक के आपको तुक्के नहीं मारने की अच्छी है, बेकार है। क्योंकि अगर आपको किसी ने कहा कि ये कंपनी आप देख लो, तो इसका मतलब आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। उसकी जानकारी इकट्ठा करनी है, बहुत एनालाइज करनी है, बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी है और देखना है कि वाकई आपकी नज़रों से वो कंपनी अच्छी है या नहीं है।
अगर ये चीज़ आप सीख गए तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको अच्छी वीडियो देखनी है, एनालाइज खुद करनी है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी की क्वालिटी पता लग जाए कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्या इसके अंदर खूबियाँ हैं, किस वजह से गिर रही है, तो ये आप उसकी अच्छी जानकारी को प्राप्त कर रहे हो। और अगर एक अच्छी कंपनी के बारे में आप कुछ नहीं समझे, आप फिर भी निवेश करने चाह रहे हो, है वो अच्छी, आप फिर भी निवेश करना चाह रहे हो, तो आगे उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत गिरावट आई तो आप टेंशन आ जाएगी आपको, तो आप अच्छी कंपनी को भी बेकार बता दोगे। इसी तरीके से जो बेकार कंपनी होती है उसकी बुराइयों को जानो, उसकी सब चीज़ें जानो। मकसद ये नहीं कि शेयर भाग रहा है भैया, वो तो फंसाने के तरीके हैं। किसी भी शेयर के अंदर फंसाने के तरीके, आप सोचो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, जेपी पावर भाग रहा है जी, बहुत अच्छा हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया, आटा ये, वो तो आपके सामने हो रहा सब कुछ। उसके अंदर की रणनीति कोई समझे, तो चाहे पैनी हो चाहे अच्छा हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जब तक कि वो नॉलेज आपके अंदर नहीं आएगी क्या अच्छा है क्या बुरा है, शेयर बाजार तो छोड़ो, हम अपनी लाइफ में भी कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता लगना चाहिए आपके प्रोडक्ट में क्या है, दूसरे की रणनीति क्या है, दूसरा क्या चल, तो आपको बहुत नॉलेज, बहुत अध्ययन। ये पैसे वाला गेम, और पैसे वाले गेम में हम बिना सोचे समझे घुस जाएं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भैया मैं तो कपड़े का काम खोल रहा हूँ, और एक बंदा कहता मैं तो कपड़े की कंपनी के शेयर लेकर बैठा हूँ। बहुत अंतर है इसके अंदर समझने का। शेयर लेने वाला भी कमा सकता है, बिजनेस करने वाला भी कमा सकता है, और दोनों ही गवा भी सकते हैं। तो टेंशन में कभी किसी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, आगे बढ़ते रहना है। 48 घंटे जो पूरी दुनिया देख रही थी कि कुछ अच्छा चीज़ें हो सकती हैं, समझौते हो सकते हैं, 14 जो पॉइंट थे आपस में बैठकर उसमें बात हो सकती है, परमाणु ऊर्जा की तरफ ईरान अब काम बंद कर देगा और रुका हुआ पैसा अमेरिका लौटा देगा, इस तरीके से न्यूज़ हमने एक दिन पहले देख ली थी, जो मैंने आपको बताई थी 1-2 दिन पहले। तो अब 48 घंटे हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि भैया अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं, कुछ पॉजिटिव संकेत तो हमें देखने को मिले नहीं है, उल्टा अलग संकेत देखने को मिल रहे हैं, वो तो निगेटिव है। पर मैंने आपको कहा ना 3 दिन है, 3 दिन के अंदर कुछ भी पासे पलट सकते हैं। ईरान अमेरिका के हमलों के बावजूद अभी ईरान और अमेरिका के हमले चल रहे हैं, थोड़े बहुत चल रहे हैं। युद्ध विराम कायम है। इजराइल ने लेबनान पर हमला फिर से कर दिया है। इधर शांति की बात है 48 घंटों में, इधर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अपडेट, यूएई ने नए हमलों की सूचना दी, नए हमलों की सूचना भी आ गई है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम खतरे में है, यानी कि सीज फायर जो है खतरे में है। ईरान युद्ध समाचार लाइव अपडेट, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लगभग 1 महीने पहले घोषित किया गया। रणनीतिक जलमार्ग पर जो ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ गोलीबारी के कारण खतरे में फिर पड़ गया है। ये युद्ध विराम का सबसे गंभीर उल्लंघन हो गया है। मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात ने भी गोलीबारी के दौरान हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि हमले सिर्फ एक मामूली झड़प थे, यानी कि इतनी सारी खतरनाक चीज़ें बता दी, पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये मामूली झड़प थी जी। एक 2 बच्चे लड़ रहे हैं आपस में और उनके पापा जी आए, ये मामूली झड़प थी जी। इतनी खतरनाक हेडिंग आती है, युद्ध हो गया, वो हो गया, ये हो गया। या तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत गंभीर चीज़ें बताते हैं या फिर वो मजाक में उसको ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो झड़प थी, सिर्फ मामूली सी, उन्होंने कह दिया है। पर आपके सामने जो न्यूज़ आ रही है, आपका माइंड में अगर युद्ध पर दिमाग ना लगाओ, आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, नहीं तो हम टेंशन में आ जाएंगे। युद्ध विराम अभी भी बरकरार है, मामूली झड़प थी, उन्होंने कह दिया। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने फिर से अमेरिका जहाज़ों पर हमला किया तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ें बोल दी होंगी। अब कह रहे हैं कि दोबारा गलती ना करे ईरान। अब ये देखो, अब एक न्यूज़ और देखो, तो मैं आपको फिर बताऊं, इस वक्त बज रहे हैं 6:30 और 6 बजे करीब की ये न्यूज़ है। यूएई पर ईरान हमले ने 3 घायल, कराची ने अमेरिका के लापरवाह सेनाएं दुआसे की निंदा की है। ये भी आप समझ के चल सकते हैं। अमेरिका सेना ने गुरुवार को ईरान के सेना ठिकानों पर हमला किया। यह हमला तेहरान की सेना द्वारा जलमार्ग से गुजर रहे 3 अमेरिकी विध्वंस जहाज़ों पर हमले के बाद किया गया। ईरान के केंद्रीय सेना कमान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया है। तो ये वो सारी चीज़ है जहाँ पर युद्ध विराम की स्थितियों को संकट में हमें देखने को मिल रहा है।
और 48 घंटे, अभी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस 3 दिन के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आने की उम्मीद है, क्योंकि पहले जो न्यूज़ कह कर गई है वो बड़ी पुख्ता सबूतों के साथ थी, और आज की जो न्यूज़ है वो मामूली झड़प के साथ अमेरिका ने बताया है। तो हमें इससे क्या देखना है कि कुछ अच्छी चीज़ आने की उम्मीद बढ़ जाती है। अशोका बिल्डकॉम में मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। मेरे योगेश जी दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन भी कर रखा है। उन्होंने कहा कि थोड़ी जानकारी इसके बारे में दीजिए। मैंने कहा कि मैं वीडियो जरूर इसके ऊपर बनाऊंगा। तो मैं इसमें कल भी चीज़ें समझी, आज भी चीज़ें समझ रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि ये कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ आ रही है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, मुख्यतः कंपनी जो है ना, सड़क बनाने में, हाईवे बनाने में मुख्यतः वर्क करती थी, पर अब ये कंपनी ईपीसी की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ईपीसी की तरफ आगे बढ़ने की सोच रही है। तो यानी कि अपने काम को कंपनी ने सिर्फ सड़क और हाईवे तक सीमित नहीं रखा, कंपनी अपने काम में विविधीकरण ला रही है। तो उसका मतलब एक काम के अलावा और कंपनी काम बढ़ा रही है। तो ये क्या हो गया, ये कंपनी की एक दूर की शक्ति बता रहा है। ये आप समझकर चल सकते हैं। अगर हम इस स्थितियां देखें तो कंपनी सिर्फ देश के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ भी कंपनी अपने पंख फैला रही है, और इसके तहत इसने अफ्रीका में एक 600 करोड़ रुपए की एक इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसने पकड़ा है अफ्रीका की तरफ। तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। दूसरा काम अगर मैं बताऊं तो कंपनी का पावर की तरफ है, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कंपनी वर्क करती है। और अगर मैं आपको चीज़ बताऊं, कंपनी अब केवल सड़क पर नहीं बना रही, मैंने आपको कहा सड़क नहीं बना रही है केवल, बल्कि पावर सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। उनके कुल ऑर्डर बुक का लगभग 31% हिस्सा अब पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से आता है। इसमें रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट भी शामिल है। देखो सर, यहाँ से पावर पता लगा 31% आता है टोटल ऑर्डर बुक का, और यहाँ से आपको पता लग गया कि अब ये रेलवे की तरफ भी वर्क करती है। तो ये आप समझें, ये सिर्फ सड़क, मैं फिर कह रहा हूँ, सड़क और हाईवे की तरफ नहीं, कंपनी में विस्तार हो रहा है, आगे बढ़ने की कंपनी सोच रही है। अच्छा, इस कंपनी ने भी 2024-2025 में काफ़ी हाई लगाए हैं। उस वक्त सबके थे 2024 में, तो इसने 2025 में भी लगा दिए थे। तो ये आप समझ कर सकते हैं। रेलवे और बिल्डिंग सेक्टर की तरफ भी कंपनी अपनी काम को आगे बढ़ा रही है। एसेट मोनेटाइजेशन, ये कंपनी का एक बहुत बड़ा कदम है। देखो देखिए, इस चीज़ को समझो, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। अब कंपनी के पास कर्जा भी है। कंपनी की लगभग 11 सहायक कंपनी है, जिसमें से वो उसको बेचना चाह रही है। अब इसके अंदर से ये क्या होगा, इससे कंपनी पैसा जुटाएगी, और पैसा जुटाकर अपने कर्जे को कम करेगी, अपने इन काम को आगे की तरफ बढ़ाएगी। तो सबसे पहले ये समझो, क्या समझे, कि इसकी जो 11 सहायक कंपनी है वो बेचकर, मोनेटाइजेशन करेगी, बेचकर पैसा जुटाने के लिए कंपनी वर्क कर रही है। और करीब 5 इस तरीके से इसने चीजें कर भी दी है 5 कंपनियों में। अब रह गई कुल 6 कंपनी। अब उस 6 कंपनी का जो बेचने का हिसाब किताब था वो 30 जून कर दिया बढ़ाकर। ये डेट जो है 30 जून 2026 हो गई है। तो यानी कि इस कंपनी के अंदर आपको 30 जून भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से कंपनी कुछ चीज़ों को बेचकर पैसा जुटाएगी, और वो उसकी 11 कंपनियों में से 5 कंपनी का ये कर चुकी है, 6 कंपनियों में से करेगी। यानी कि कंपनी एक तरफ अब दिमाग लगाने की बहुत तरफ सोच रही है कि भाई एक से कैसे कैसे मैं अपने दिमाग को आगे बढ़ाऊं। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, इसके अन्य कार्यों में अगर मैं आपको फिर से एक चीज़ बताऊं तो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनी इस क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। तो आप काम समझते जाएं कि एक से नहीं, अलग अलग तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है। रेडी मिक्स कंक्रीट RMC निर्माण सामग्री की बिक्री से भी कंपनी अपनी आय बढ़ा रही है, और मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर EPC के लिए कंपनी बहुत बेहतर अपने को बनाती हुई जा रही है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, अफ्रीका से इसे काफ़ी अच्छा खासा एक ऑर्डर मिला है। और तीसरा अगर मैं आपको बताऊं, लाइबेरिया रोड प्रोजेक्ट भी कंपनी ने हाल ही के दिनों में पकड़ा है। तो एक प्रोजेक्ट है देश में, मतलब वहाँ पर भी कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को पकड़ा है। तो ये तो इसकी मुख्यतः कारण हो गए, जहाँ कंपनी अपने कुछ एसेट को बेचेगी, उससे पैसा जुटाएगी और आगे की दिशा को देखेगी, है ना। तो अलग अलग सेक्टरों में कंपनी बढ़ने की सोच रही है। तो ये कंपनी के आगे यहाँ पर अब सब प्रोजेक्ट पॉजिटिव संकेत। अब देखो कंपनी का मार्केट कैप 3,867 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है।
करंट प्राइस देखें 138 रुपये करीब चल रहा है। 231 के कंपनी के हाई थे, 101 रुपये कंपनी का लो थे, कंपनी डिविडेंड नहीं देती। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 2388 करोड़ की सेल करी थी। इसे बढ़ाकर कंपनी ने 2664 करोड़ की सेल, यानी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर थे। पर धीरे धीरे कंपनी की सेल कम होती जा रही है। साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी ने अपनी सेल को दिसंबर 2025 में कम किया है, जो करीब करीब 1827 करोड़ की इसने सेल कर दी है। और अगर आप प्रॉफिट देखें तो 2111 करोड़ का, जो पहले 662 करोड़ का प्रॉफिट था, अब ये 2111 करोड़ का प्रॉफिट करना सब हैरान हो गए। पर इस बार अगर आप देखें तो 2416 करोड़ रुपए कंपनी ने क्या है, ये अदर इनकम है। जैसे कंपनी कुछ चीज़ें बेच रही है तो 2416 करोड़ उस वजह से अदर इनकम की वजह से इनका 2111 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो ये जो इसका रिजल्ट है ये अच्छा नहीं है, ये आप समझ लेना, क्योंकि ये तो तब आया जब कंपनी ने 2416 करोड़ का अदर इनकम जोड़ी है। तो इसे आप भूल जाएं, बिल्कुल भी ना चक्कर में पड़े कि 2111 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया है। रिजर्व अगर हम देखें, कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, जो 4070 करोड़ का है। उधार कंपनी में 1990 करोड़ रुपए करीब का है। प्रमोटर के अंदर एक चीज़ है कि 54.48% के प्रमोटर पहले थे, 54.48%। अब कंपनी के सिर्फ बहुत कम ही घटे हैं जो 54.47, यानी कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में पूरा विश्वास हो रहा है। एफआईज करीब 6% है। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 14.5% करीब है। पब्लिक कंपनी के अंदर जो बढ़ रही है 25.22% है। तो इस शेयर के अंदर कुछ अच्छी नीतियों के साथ कंपनी ने अपने कार्यों को विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन किया है, यानी कि अलग अलग कार्यों के लिए कंपनी ने अपने काम को बढ़ाया। एक तो ये इसका पॉजिटिव संकेत हो गया। कंपनी एक सहायक कंपनी जो इसकी 11 थी उसके बेचकर ये अपने काम पर लगाएगी। अब ये पॉजिटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले कंपनी को कुछ एसेट बिक रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नहीं कह सकते, पर इससे कंपनी के पास आएगा पैसा और फिर वो अलग अलग कार्यों में लगाएगी। रिजल्ट कंपनी का पिछले बार से दिसंबर का अगर हम इसका क्वार्टर देखें 3 तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ पर तो अदर इनकम ज़्यादा है। अब इसका क्वार्टर 4 आपको देखना पड़ेगा, उसके बारे में भी डेट हमें पता नहीं लगी। तो ये वो सारी संपूर्ण ज्ञान था जो आज हमने अशोका बिल्ड कॉम के बारे में समझा। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। देखो सर, एक कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक। जब इसका आईपीओ आया तो उस आईपीओ के बाद कंपनी 76 रुपये करीब आया था, तो उसके बाद ये 100 से ऊपर पहुँच गई थी, सबकी नज़रों में आ गई थी, सबकी नज़रों में आ गई थी। फिर वहाँ से ओला के ऊपर काफ़ी नेगेटिव चीज़ आई, वो सारी के सारी सर्विस के चीज़ों के साथ आ रही, पार्ट्स नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, आग लग रही, ये बंद हो रहा है, ये केस हो रहे हैं। उससे क्या हुआ आपको देखने को मिला, ओला की छवि जो है, गुडविल जो है, ख़राब होती गई। फिर भावेश अग्रवाल ने अपने स्टेक को बेचा, भाई अपना कर्जा उतारूंगा ताकि अपना दिमाग पूरा इसके अंदर लगाऊं, तो ये भी आपको देखने को मिला। कंपनी के अंदर से फिर पॉजिटिव संकेत निकल कर आए जब कंपनी का शेयर 22-23 रुपये करीब का था। तब कंपनी ने अपनी गीगा फैक्ट्री के बारे में बताया, 4680 बैटरी के बारे में बताया, एक और बैटरी के बारे में बताया, एक से एक छूट जो कंपनी ने दी उसके बारे में बताया। कंपनी अपनी सेल को बढ़ा रही है, यानी कि यूनिट को बढ़ा रही है, उसके बारे में बताया। भावेश अग्रवाल ने बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए और जो पब्लिक परेशान थी, जो सर्विस के लिए थी, उनको खुद उन्होंने कमेंट किए, उनके मैसेज का जवाब दिया है। तो यहाँ से ओला की स्थितियाँ सुधरी। अब उसे वो कहाँ ले गई, 40 से 42 रुपये करीब ले गई 23 से उठाकर। तो ये बहुत बड़े उछाल जो थे ओला में कुछ दिन पहले आ गए थे। अब मैंने आपको कई बार कहा है कि 2 बार स्थितियों के साथ कमाया जा सकता है। एक तो जब वो न्यूज़ आ रही है, वो सारी चीज़ें उसने कर दी है, अब फिर दोबारा से न्यूज़ कुछ शुरू होंगी, तो ये ऑपरेटर जो होते हैं कि ये फ़ायदा उठा और हम जम जाते हैं, भाई बहुत अच्छा हो गया। अच्छी तो ये कंपनी फ्यूचर में हो ही जाएगी, ये तो आप देख लें, क्योंकि इसने यूनिट बढ़ा रही है तो वो तो हो जाएगी। पर जिस तरीके से ये गिर रहा है अब, वहाँ पर ही लोग अपने चीज़ों को देख सकते थे, अगर प्रॉफिट कमाना उनको आता होगा तो ये आप समझकर चल सकते हैं। ओला कंज्यूमर ने फंड जुटाने के लिए आईपीओ की योजना बनाई, क्योंकि उसके केस ऑप्शन खत्म हो रहे हैं, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए अब वो एक ओला कंज्यूमर जो ओला कैब के नाम से स्थिति आपको पता है, उसका आईपीओ लाने जा रही है। क्योंकि ये उबर और रैपिडो को ये संघर्ष टक्कर देने के लिए कर रही है, क्योंकि वो इसको बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। तो अब ये पैसा जुटाएगा, फिर इन चीज़ों को लगाएगा। पर आप समझो,
क्या समझेंगे हम? ओला ने इसके लिए सारी चीज़ें कर दी है और सारी तौर से तैयारी कर रही है इस चीज़ के लिए, आईपीओ के लिए आ रही है। निदेशक मंडल ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि आईपीओ के लिए मंजूरी दे दी है और होल्डिंग कंपनी ने अपनी आईपीओ प्रक्रिया की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। पर इसका मसौदा ये क्या तैयार करेंगे, फिर नियामक के पास जाएगा, तब ये होगा। पर इससे आप देखो, क्या अब भी इसके आईपीओ में कोई विश्वास करेगा? क्योंकि इसके एक दूसरा ओला इलेक्ट्रिक ने तो लोगों को परेशान किया है। तो क्या होगा, उसके आईपीओ जो ये लाएंगे उस पर विश्वास नहीं होगा किसी को। तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पहले ओला इलेक्ट्रिक को ही मजबूत करना पड़ेगा। समझो कि एक इनका पहले कंपनी है, उसने साल भर से सबको रुला दिया, टेंशन दे दी, उसमें प्रॉब्लम थी, अब सुधार हो रहा है। अब ये दूसरा आईपीओ लाने तो कैसे विश्वास हो जाएगा लोगों को? तो इसमें काफ़ी समय लगेगा आईपीओ आने में, लेकिन इससे एक दिशा मिल रही है। इससे जो सोचेगा कि भाई आईपीओ में तो तभी दिमाग लगाऊंगा जब पहले ओला इलेक्ट्रिक सही होगी, तो पूरा ध्यान ओला का इलेक्ट्रिक का सही करने में कंपनी के मालिकों का है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनको आईपीओ लाना है। तो ये समझिए आप, एक साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। एक और न्यूज़ देखो, क्या भावेश अग्रवाल की वापसी हो रही है? ओला ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर बड़ा दाव लगाया है, ये आप समझ कर चलें। ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बाजार को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। भावेश अग्रवाल बड़े पैमाने पर बिक्री बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धा कीमतों पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। तो एक न्यूज़ ये भी निकलकर हमारे सामने आई है। दूसरा, अगर मैं आपको एक न्यूज़ और बताऊं, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, जहां से इनको एक प्रमाण पत्र मिला है जो इनकी नई स्कूटर है। कौन सा है? सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर S1X प्लस को मंजूरी मिलने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में उछाल आया है। देखो सर, अगर ओला बिल्कुल ख़राब है तो फिर ये जो कस्टमर परेशान है, इतने सारे थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, सर्विस अच्छी कर रहे हैं। तो ये तो सरकार को भी दिख रहा होगा कि भैया तुम पहले स्कूटर में तो सही करो, तभी तो आगे मंजूरी देंगे। तो ये तो सरकार सोचेगी ना कि अगर मेरा कोई एक प्रोडक्ट पहले फेल है, उससे सब परेशान है, मैं दूसरा ला रहा हूँ, मंजूरी ले रहा हूँ, क्या सरकार उसको मंजूरी देगी? नहीं देगी। तो यानी कि अगर मंजूरी मिली है तो ओला ट्रैक पर है। एक साइकोलॉजी तो इतनी सी आपको लगानी पड़ेगी। सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 4680 भारत सेल बैटरी पैक से ये जो 4680 है ना, ये भारत के नाम से जुड़ा हुआ वर्क है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी इस बैटरी की। तो सरकार तो इसको और प्रोत्साहन देगी, मैं आपको बता दूं। अपने नवीनतम मॉडल S1X प्लस 512 किलोवाट घंटे के लॉन्च को मंजूरी देने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में तेजी से उछाल आया है, ये आप समझकर चल सकते हैं। कंपनी ने शुक्रवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में पुष्टि की है कि उसको ये सारी चीज़ें नियमों के तहत ICAT से प्रमाण पत्र, जो सरकारी प्रमाण परीक्षण एजेंसी होती है, उससे प्रमाण पत्र मिल गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी इस मंजूरी के साथ काफ़ी उत्साहित है और आगे बढ़ने की सोच रही है। ये न्यूज़ तो आ गई। छोटा सा फिर समझ लो कि अगर ओला की ऊपर बड़ी टेंशन है, उसकी पहले बाइक से सब परेशान, दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर इसको ये मंजूरी क्यों? बस इसे रात भर मंथन करो। एक पिक्चर है, ये शेयर बाजार एक पिक्चर है, इसे जो समझेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो चार्ट में तेजी में इसमें उसमें उलझेगा वो वैसी का वैसी रहेगा, उसमें कोई प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।